अंधेरा कमरा जिसमें कुर्सी पर किसी आदमी को बांध रखा था। वो लगातार रस्सियों को खोलने की कोशिश कर रहा था पर खोल नहीं पा रहा था। सांसें अटकी हुई थी उसकी, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो भागने में कामयाब नहीं हुआ तो उसका अंत तय है। वो लगातार रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा था। अचानक से कमरे का दरवाजा खुलता है और रोशनी होती है। उस आदमी की जान अटक जाती है। वो थूक निगलते हुए चेहरा उठाकर सामने देखता है। सामने एक 27-28 साल का लड़का खड़ा था। 6 फीट लंबा कद, गेहुआ रंग, जिम में पसीना बहाकर बनाई सॉलिड बॉडी, भूरी आंखें, हल्की बियर्ड, माथे पर आ रहे उसके हल्के हल्के बाल, चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा और आंखों में अंगारे भरकर वो एक एक कदम चलता उस आदमी की तरफ आ रहा था। उस आदमी की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। वो लड़का उसके पास जाता है और ठीक उसके सामने कुर्सी पर बैठ वो एक सिगरेट जलाकर अपने होठों में लगा लेता है। वो आदमी लड़खड़ाती आवाज में, भाई भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वो लड़का सिगरेट का धुआं उसके मुंह पर छोड़ते हुए, हमारे धंधे में गद्दारी करने वाले का क्या अंजाम होता है ये नहीं जानता तू। वो आदमी, गलती हो गई भाई, एक मौका। वो लड़का जोर से कुर्सी पर लात मारता है जिससे वो आदमी दूर जाकर गिरता है। उस लड़के की आंखों में खून उतर आया था। वो आदमी लगभग गिड़गिड़ाते हुए, माफ कर दो भाई, मैं लालच में आ गया था। वो लड़का उसके पास जाकर उसके बालों को नोचकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, जानता नहीं है तू मुझे, गद्दारी करने वाले का मैं क्या हाल करता हूँ पता है ना तुझे, फिर भी तूने ये गुस्ताखी करने की गलती की, माफी नहीं होती मेरी अदालत में। वो लड़का अपनी कमर में ठूसी हुई गन निकालता है और एक झटके में खोपड़ी उड़ा देता है उस आदमी की और लगातार गोलियों की बरसात करता चला जाता है। पीछे से आकर उसका दोस्त, साथी, भाई, उसका सब कुछ उसे रोकते हुए कहता है, बस कर, मर गया है वो, पागल हो गया है तू। वो लड़का चिल्लाते हुए कहता है, हाँ हाँ पागल हो गया हूँ मैं, धोखा बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। सब तरफ ये खबर आग की तरह फैला दो कि धोखा करने वालों के साथ क्या क्या करता है ये अनंत ओबरॉय। अनंत ओबरॉय इस कहानी के नायक, मुंबई शहर का बादशाह, जिसके नाम से ही सारा शहर कांप उठता था। ड्रग्स, स्मगलिंग, ऐसा कोई गलत काम नहीं था जो ये ना करता हो, पर धंधे में बेईमानी नहीं पसंद थी इसे। बहुत ही बेरहम और पत्थर दिल था अनंत। लड़कियां तो इसके नाम से ही डर जाती थी। रहम तो इसकी अदालत में थी ही नहीं। इसकी जिंदगी का केवल एक ही मकसद था, महेश कपूर की बर्बादी। आज अनंत जो भी है, जैसा भी है, इसकी वजह है महेश कपूर। साहिल मेहरा कहानी के दूसरे किरदार। ये है अनंत का बिजनेस पार्टनर, दोस्त, भाई, उसका सब कुछ। दोनों एक ही घर में रहते हैं। साहिल अनंत को शांत करते हुए कहता है, शांत हो जा गुरु, मर गया है वो, चल तेरा मूड सेट करते हैं। साहिल अपने आदमियों को अंदर आने का इशारा करते हुए, उठाकर बाहर फेंक दो इस धोखेबाज की लाश को और सबको बता दो हमारे साथ गद्दारी करने वाले का यही हाल होगा। साहिल अनंत को लेकर पब में चला जाता है जो कि अनंत का ही था। अनंत का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था और इस बात को साहिल भी देख रहा था। वो एक लड़की को कुछ इशारा करता है और खुद वहाँ से डांस फ्लोर पर चला जाता है। वो लड़की पीछे से अनंत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, हाय हैंडसम। वो उसके बेहद करीब जाकर बोलती है। अनंत उसका हाथ झटककर शराब की बोतल उठाकर अपने मुंह से लगा लेता है। वो लड़की वापस उसके बेहद करीब जाकर उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहती है, क्या रखा है शराब में, एक बार हमें चक्कर तो देखिए, इतना नशा है कि जिंदगी भर नहीं उतरेगा। अनंत अपनी जलती निगाहें उस लड़की पर डालता है और एक झटके से उसे अपने करीब करके अपने होठ उसके होठों पर रख देता है। वो लड़की उससे छूटने की बहुत कोशिश करती है पर अनंत की पकड़ ढीली नहीं होती। वो लड़की अपनी सारी ताकत लगाकर उसे धक्का दे देती है और गुस्से से कहती है, दूर हटो जानवर कहेंगे, तुम इंसान नहीं जानवर हो, जानवर। जो मुझे नशा चढ़ा सके वो बात तुम में नहीं। अनंत ये कहकर वो शराब की बोतल उठाकर वहाँ से चला जाता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अनंत एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और एक हाथ से शराब पी रहा था, लेकिन दिल और दिमाग दोनों अतीत में घूम रहे थे। वो एकदम से गाड़ी रोक देता है और खुद बाहर आकर बारिश में भीगने लगता है। आंखें अब भी गुस्से से लाल थी। अंधेरा बहुत था, बस उसकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी थी जो कि दूर तक जा रही थी। अपनी गाड़ी से टिककर खड़ा था वो, शराब पी रहा था और भीग रहा था। अचानक से पीछे से आकर उसको पीठ से पकड़कर एक लड़की घबराई सी आवाज में बोलती है, बचा लीजिए प्लीज, बचा लीजिए। सांस नहीं आ रही थी उसको, अंधेरे की वजह से चेहरा नहीं दिख रहा था उसका। अनंत पीछे मुड़कर देखता है और बारिश में ही अपना फोन निकालकर उसकी टॉर्च जलाकर लड़की के चेहरे पर मारता है। वो लड़की एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेती है। सफेद कलर का चूड़ीदार, बाल खुले हुए जो कि उसके चेहरे पर आ रहे थे, चांद सा चमकता चेहरा, गुलाबी होठ, काली गहरी झील सी आंखें। बारिश में पूरी भीग गई थी वो और उसके कपड़े उसके बदन से चिपक गए थे। पीछे से कुछ गुंडों की आवाज आती है, वो रे पकड़ो। उनकी आवाज सुनकर वो लड़की एकदम से अनंत के पीछे छिप जाती है। बचा लीजिए मुझे वरना ये लोग। वो लोग उसके करीब आ जाते हैं। अबे ओए छोड़ लड़की को, ज्यादा हीरो मत बन, चल हट यहाँ से। उस लड़की ने कसकर अनंत को पकड़ रखा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सुना नहीं तूने? कड़कती बिजली की रोशनी जैसे ही अनंत के चेहरे पर पड़ती है, उन लड़कों की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। आवाज नहीं निकल रही थी उनकी। वो लोग वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अनंत वापस उस लड़की का चेहरा देखता है जो बहुत ही घबराई हुई थी। उसके जाने के बाद वो एकदम से अनंत को छोड़ देती है और अपने हाथों से खुद को धकेलने की कोशिश करती है। नजरें उठाकर अनंत की तरफ देखती भी नहीं है वो। अनंत अपना कोट उतार कर उसके ऊपर फेंकते हुए कहता है, पहनो इसे। वो लड़की जल्दी से कोट पहन लेती है। बारिश अब पहले से हल्की हो गई थी लेकिन रुकी नहीं थी। अनंत एक सिगरेट जलाकर होठों पर रखते हुए अपनी गहरी नजरें उस लड़की पर डालता है जो कि अपना सर झुकाकर खड़ी थी। अनंत सिगरेट के कश भरते हुए पूछता है, नाम? वो लड़की जवाब देती है, आरजू। अनंत एक हाथ से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर लेता है। आरजू डर जाती है। अनंत उसकी कमर पर अपना हाथ कसते हुए फिर पूछता है, किसने भेजा है तुम्हें? आरजू हैरानी से उसकी ओर देखती है। जी? अनंत उसकी कमर पर और भी कसाव बढ़ाते हुए पूछता है,
मैंने पूछा किसने भेजा है तुम्हें? वो इतनी जोर से उसकी कमर को दबा रहा था कि दर्द के मारे आंसू आ गए थे उसको। वो दर्द से कराहते हुए कहती है, छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। अनंत एक झटके से उसे और भी करीब करते हुए बोला, दर्द देना तो मैंने अभी शुरू भी नहीं किया। आरजू बहुत डर गई थी। डर के मारे उसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। होंठ कांप रहे थे उसके। अनंत की नजर उसके कपकपाते गुलाबी होठों पर पड़ती है। वो उसके होठों पर झुकने लगता है। आरजू कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, अगर ऐसा ही करना था तो उन लोगों से क्यों बचाया? वो आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए थे उसके। अनंत बीच में ही रुक जाता है। उसका ध्यान उसके आंसुओं पर जाता है। वो एक झटके से उसे छोड़ देता है। शायद उसे उस पर यकीन हो गया था कि वो किसी की भेजी हुई कोई जासूस नहीं है। आरजू अपनी आंखें खोलती है। अनंत उसकी तरफ पीट करते हुए पूछता है, मुंबई की तो लगती नहीं हो, तुम कहाँ से आई हो? आरजू जवाब देती है, मेरी माँ बाप नहीं है, बचपन में ही वो। अनंत के हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। आरजू आगे बताती है, मैं गांव में अपनी दादी के पास रहती थी, वो भी नहीं रही। यहाँ मेरे चाचा चाची रहते हैं जो मुझे यहाँ लेकर आ गए और मुझे गलत लोगों को बेच दिया। ये कहकर वो रोने लगती है। अनंत का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कहाँ रहते हैं तुम्हारे चाचा चाची? तभी अचानक से उसे गिरने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि आरजू सड़क पर बेहोश पड़ी है। वो सिगरेट को एक तरफ फेंककर आरजू को गाड़ी में लिटाकर अपने बंगले की तरफ चला जाता है। अनंत साहिल को फोन करके कहता है, मेरे घर पहुंचने से पहले कोई लेडी डॉक्टर घर पर आ जानी चाहिए। ये कहकर वो बिना साहिल की बात सुने फोन काट देता है। साहिल हैरानी से पूछता है, लेडी डॉक्टर? कुछ ही देर में अनंत की गाड़ी एक बड़े से बंगले के अंदर जाती है। साहिल बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था और एक लेडी डॉक्टर भी सोफे पर बैठी थी। अनंत आरजू को अपनी बाहों में उठाए घर के अंदर आता है। अनंत के साथ किसी लड़की को देखकर साहिल की आंखें फटी रह जाती है। सब नौकर भी हैरान उसे ही देख रहे थे। अनंत अपनी जलती निगाहें उन सब के ऊपर डालता है तो सब जल्दी जल्दी अपने काम में लग जाते हैं। अनंत अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए लेडी डॉक्टर को अपने साथ आने का इशारा करता है। साहिल गुस्से से अनंत को घूर रहा था। अनंत उसे नजरअंदाज करके आरजू को अपने कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा देता है। डॉक्टर उसे देखते हुए कहती है, सबसे पहले तो इनके कपड़े चेंज करने होंगे। अनंत अपने एक जोड़ी कपड़े निकालकर डॉक्टर को देकर खुद कमरे से बाहर चला जाता है। डॉक्टर दरवाजा बंद करती है और आरजू के कपड़े बदलती है। बाहर साहिल गुस्से से अनंत के पास जाकर पूछता है, कौन है ये, कहाँ से उठाकर लाया इसे? अनंत कहता है, सड़क पर से। और वो उसे पूरी बात बताता है। साहिल हैरानी से चिल्लाते हुए कहता है, पागल हो गया है तू? उसने तुझे कोई कहानी सुनाई और तू मान गया? तुझे पता है ना कितने दुश्मन है तेरे? क्या पता किसने भेजा है किसने नहीं, कहाँ से आई है कहाँ से नहीं, क्या मकसद है उसका? पूरे शहर में वो तेरे से ही क्यों टकराई? अनंत बस उसकी बातें शांति से सुन रहा था। साहिल अपनी जगह पर सही था पर अनंत का दिल नहीं मान रहा था कि आरजू झूठ बोल सकती है। साहिल कुछ और कहता उससे पहले ही डॉक्टर रूम से बाहर आती है और अनंत के पास जाकर कहती है, देखिए इनकी हालत बहुत खराब है, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है और नींद के इंजेक्शन की हैवी डोज भी लगातार दी गई है, तो पेशेंट मेंटली काफी डिस्टर्ब है। अभी वो बेहोश है, सुबह तक होश होने आ जाएगा। ये कहकर डॉक्टर चली जाती है। साहिल गुस्से से कहता है, कल सुबह ये लड़की मुझे यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, समझा तू? ये कहकर वो भी अपने कमरे में चला जाता है। अनंत अपने कमरे में जाता है और नजरें जाती है बिस्तर पर बेहोश पड़ी आरजू पर। अनंत अपने गीले कपड़े निकालकर एक तरफ फेंक देता है और दूसरे कपड़े पहनकर बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके कान में साहिल की बात घूम रही थी, पूरे शहर में ये लड़की बस तुझसे ही क्यों टकराई? दूसरी तरफ आरजू की मासूमियत उसके दिल में घर कर गई थी। आरजू का वो मासूमियत से बोलना, अगर यही करना था तो उन लोगों से क्यों बचाया? बहुत बेचैन हो गया था वो। कमरे में जाकर वो टेबल पर रखी शराब की बोतल को अपने होठों से लगा लेता है और सोफे पर बैठ जाता है। नजरें बार बार आरजू के मासूम चेहरे पर जा रही थी। पूरी रात वो वहीं सोफे पर बैठा आरजू को देखता रहता है। सुबह होती है और बालकनी से आती हल्की हल्की धूप आरजू के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसमें उसका गोरा रंग निखर कर आ रहा था। अनंत उठकर वॉशरूम में चला गया था। आरजू की नींद खुलती है। उसका सर अब भी भारी था। वो अपना सर पकड़कर उठती है। खुद को एक अनजान जगह पाकर उसको बहुत घबराहट होती है। उसे याद आता है कि वो सड़क पर बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं उसे कुछ याद नहीं। उसका ध्यान जमीन पर पड़े अपने कपड़ों पर जाता है और पास में पड़े अनंत के कपड़ों पर, और फिर अपने बदन पर किसी मर्द के कपड़ों को देखकर रात को उसके साथ क्या हुआ ये वो खुद ही सोच लेती है। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में भरकर रोने लगती है। ठीक उसी समय अनंत नहाकर बाहर निकलता है। उसने केवल पैंट पहनी हुई थी, शर्ट नहीं। उसकी नजर आरजू पर पड़ती है जो रो रही थी। वो उसके पास जाकर पूछता है, क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? आरजू चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखती है और अनंत को देखकर उसे उसकी रात की हरकतें याद आ जाती है। उसे लगता है कि अनंत ने उसके साथ। अनंत उसके थोड़ा और पास जाकर पूछता है, तुम ठीक हो? आरजू गुस्से से एक चांटा रख देती है उसके गाल पर। अनंत के हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। क्या आरजू ने जो अपनी मजबूरी बताई थी वो सच थी या फिर उसका यहाँ आने के पीछे कोई और ही मकसद था? आरजू के थप्पड़ का जवाब आखिर अनंत कैसे देगा? जाने के लिए सुनिए कहानी बेशरम इश्क, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आरजू चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखती है और अनंत को देखकर उसे उसकी रात की हरकतें याद आ जाती हैं। उसे लगता है कि अनंत ने उसके साथ। आरजू आंखों में आंसू भरकर बोली, शर्म नहीं आई आपको? जिसकी इज्जत बचाई उसी के साथ ही छी धोखा किया है आपने। अनंत उसकी बातों का मतलब समझ जाता है। आरजू ने आगे कहा, मेरे बेहोश होने का फायदा। उसकी बात बीच में ही रह जाती है। अनंत जोर से अपना हाथ उसके गालों की तरफ घुमाता है। ये देखकर आरजू डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरजू को यूं घबराया देखकर अचानक अनंत का हाथ रुक जाता है और अपने आप ही उसका हाथ आरजू के गालों पर सरकने लगता है। तभी आरजू अपनी आंखें खोलती है और हैरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखती है। अनंत उसके ऊपर झुकते हुए बेहद गुस्से से कहता है, धोखा नहीं करता अनंत ओबरॉय किसी के साथ। नफरत है मुझे धोखे से और धोखा करने वालों से। वो इतनी तेज चिल्लाता है कि आरजू अंदर तक सहम जाती है। अनंत आगे कहता है, बिस्तर गर्म करने के लिए लड़कियों की कमी नहीं है मेरे पास जो मुझे तुम्हारा फायदा उठाना पड़े। जितना अनंत गुस्सा कर रहा था उतने ही प्यार और मासूमियत से बोलती है आरजू, तो फिर मेरे कपड़े?
पीछे से वही डॉक्टर आते हुए बोलती है, मैंने चेंज किए हैं। अनंत आरजू से पीछे हो जाता है और गुस्से से बाहर चला जाता है। वो डॉक्टर आरजू के पास जाकर कहती है, तुम भीग गई थी और ठंड से कांप रही थी, फिर मैंने तुम्हारे कपड़े बदले। आरजू अपनी नजरें झुका लेती है। उसे अपनी कही बातों पर बहुत अफसोस होता है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हुए पूछती है, क्या नाम है तुम्हारा? जी आरजू, वो बोलती है। डॉक्टर ने चिंतित स्वर में पूछा, कहाँ से आई हो और तुम्हारी बॉडी में नींद के इंजेक्शन? आरजू धीरे से बताती है, वो कुछ लोग मुझे बेचने की कोशिश कर रहे थे, जब मैं उनकी बात नहीं मानती तो वो मुझे इंजेक्शन दे देते थे। डॉक्टर आरजू का अच्छे से चेकअप करने के बाद बाहर जाती है, जहां अनंत सिगरेट सुलगा रहा था। देखिए, उसे होश तो आ गया है, लेकिन अभी वो फिजिकली और मेंटली बहुत वीक है। सबसे पहले तो उन्हें कुछ खिलाइए, जूस वगैरह, और उसके बाद दी हुई दवाई दीजिए। ओके, अब मैं चलती हूँ। तभी साहिल अपने कमरे से बाहर आकर कहता है, कितना टाइम चलेगी अभी तेरी ये समाज सेवा? सुबह हो गई है, उसको बोल यहाँ से चली जाए। ये कहकर वो घर से बाहर चला जाता है, लेकिन अनंत उसकी बात इग्नोर करके सिगरेट के कश भरता हुआ किचन में आता है और नौकर से बोलता है, कमरे में जाकर जूस लेकर आओ, और खुद सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगता है, जिसमें फ्रंट न्यूज थी, रहस्यमय मर्डर। ये वही मर्डर था जो अनंत ने किया था। नौकर जूस लेकर जाता है और कुछ ही देर में जूस लेकर वापस भी आ जाता है। अनंत की नजर जूस के गिलास पर पड़ती है। ये जूस वापस क्यों लाए हो? नौकर सर झुकाकर जवाब देता है, वो साहब, उन्होंने पीने से मना कर दिया। आरजू का मना करना ही काफी था अनंत के गुस्से को हवा देने के लिए। वो उठता है और जूस लेकर खुद जाता है आरजू के पास। आरजू अभी भी बिस्तर पर लेटी थी। अनंत को देखकर वो उठकर बैठ जाती है। अनंत उसके सामने जूस का गिलास करते हुए कहता है, पियो इसे। आरजू सर हिलाकर मना करते हुए फुसफुसाती है, नहीं, पहले आप माफी दो, मैंने आपको गलत समझा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अनंत उसकी मासूमियत में खो जा रहा था, लेकिन जल्दी ही वो अपने ख्यालों से बाहर आकर जूस का गिलास जबरदस्ती आरजू के होठों से लगा देता है और तब तक नहीं हटाता जब तक कि जूस खत्म ना हो जाए। सारा जूस पिलाने के बाद वो बाहर जाने लगता है। आरजू जल्दी से उठकर उसका हाथ पकड़ लेती है। अनंत पीछे मुड़कर देखता है। आरजू कहती है, माफ कर दीजिए ना प्लीज, गलती हो गई। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो मैं भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। वो अपने कपड़े आपके कपड़ों के साथ गिरे हुए देखा तो। अनंत कुछ नहीं बोल पाता, बस एकटक आरजू का चेहरा देख रहा था। आरजू आस भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। वो फिर से बोलती है, अच्छा मैं उठक बैठक करती हूँ। कहकर वो अपने दोनों कान पकड़कर उठक बैठक करने लग जाती है और साथ साथ, प्लीज जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मुझे चैन नहीं आएगा। अनंत उसे कंधे से पकड़कर कहता है, रुको और आराम करो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। पीछे से आरजू कहती है, तो आपने मुझे माफ कर दिया ना? अनंत बिना उसकी तरफ देखे बाहर चला जाता है। आरजू का चेहरा लटक जाता है। वो चेहरा लटकाकर वहीं बैठ जाती है। अनंत घर से बाहर चला जाता है। तभी साहिल वापस आता है। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है कि उसकी नजर अनंत के कमरे में बैठी आरजू पर पड़ती है। उसके कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। आरजू उसे नहीं जानती थी। किसी अनजान को देखकर वो घबरा जाती है और एकदम से बोलती है, आप? साहिल कहता है, रिलैक्स, मैं अनंत का भाई हूँ जो तुम्हें यहाँ लेकर आया है। आरजू मन ही मन में बोलती है, ओह, तो उनका नाम अनंत है। साहिल आरजू से पूछता है, अच्छा लग रहा है ना? आरजू कुछ बोलती उससे पहले ही साहिल गुस्से से आगे बोलता है, अच्छा लग रहा है ना? ये बड़ा बंगला, पीछे घूमते हुए नौकर चाकर, यहाँ तक कि अनंत भी तुम्हारे पीछे घूम रहा है। ये मखमली बिस्तर बहुत अच्छा लग रहा है ना? आरजू हैरानी से उसकी तरफ देखती है। साहिल मुंह घुमाकर बोलता है, तुम्हारी झूठी कहानी पर अनंत विश्वास कर सकता है, मैं नहीं। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। पैसों के लिए आई हो ना तुम यहाँ पर, या फिर किसी और मकसद से? आरजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साहिल उसकी तरफ देखकर फिर कहता है, बंद करो अपना ये नाटक। वो एक ब्लैंक चेक साइन करके उसके मुंह पर मारता है, ये लो और दफा हो जाओ यहाँ से। जितना पैसा चाहिए इसमें भर लेना, लेकिन तुम्हारी ये शक्ल मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। गेट आउट। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। आरजू जमीन पर गिरा हुआ चेक उठाती है और उसे टेबल पर रख देती है। इसके बाद वो जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठाती है जो अब काफी हद तक सूख गए थे। वो बाथरूम में जाकर कपड़े बदलती है और अनंत के वापस आने से पहले ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसे बहुत कमजोरी हो रही थी। अभी कुछ खाया भी नहीं था उसने। वो बस सड़क के किनारे चलती जा रही थी। आरजू मन में कहती है, मैं वहाँ से आ तो गई हूँ, पर मैं जाऊंगी कहाँ? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ और भरोसे के लायक तो ये शहर है नहीं। धूप बहुत थी और ऊपर से आरजू की कमजोरी, हालत अब खराब हो गई थी उसकी। अनंत घर वापस आता है और सीधा अपने कमरे में जाता है और आरजू को वहाँ ना देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। उसकी नजर सोफे पर रखे अपने कपड़ों पर जाती है जो आरजू ने पहने थे। उसे अंदाजा हो गया था कि वो वहाँ से चली गई है। मन में वो खुद से पूछता है, और वो अचानक से चली क्यों गई? अनंत अपनी बेचैनी कम करने के लिए सिगरेट पीने लगता है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे चेक पर पड़ती है। वो चेक उठाकर देखता है, एक ब्लैंक चेक जिस पर साहिल के साइन थे। आगे की बात वो खुद ही समझ जाता है। अनंत का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो गुस्से से साहिल के कमरे में जाता है और सीधा सवाल करते हुए कहता है, आरजू कहाँ है? साहिल उसकी तरफ कोई ध्यान न देकर पूछता है, कौन आरजू? अनंत फिर बोलता है, तू अच्छी तरह जानता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। साहिल उसकी तरफ बिना देखे बोलता है, चली गई वो यहाँ से। अनंत पूछता है, चली गई या तूने मजबूर किया उसे जाने के लिए? साहिल गुस्से से जवाब देता है, हाँ मैंने निकाला है उसे और वो अब इस घर में नहीं आएगी। और तुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही है उसकी? अनंत बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर उस पर उसका साइन किया हुआ चेक रख देता है और बेहद गुस्से से बोलता है, हर लड़की बिकाऊ नहीं होती। ये कहकर वो आरजू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। साहिल जोर से अपना हाथ टेबल पर मारता है, तू समझता क्यों नहीं है मेरे भाई कि कोई दुश्मनों की चाल भी हो सकती है? तू चाहे कुछ भी कर, पर मैं इस आरजू का पता लगा कर ही रहूंगा। अनंत गाड़ी लेकर निकल जाता है। उसे आरजू पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मन में वो खुद से पूछता है, कहाँ जा सकती है वो? आरजू चलते चलते बहुत थक गई थी और उसे प्यास भी लग रही थी। उसे सामने एक मंदिर दिखाई देता है। वो मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है। साहिल की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसकी आंखें नम हो जाती हैं।
उधर अनंत जैसे जैसे उसे ढूंढ रहा था वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आंखें गुस्से से लाल हो गई थी उसकी। कुछ ही देर में वो आरजू को ढूंढता हुआ मंदिर वाले सड़क पर ही पहुंच जाता है। आरजू अब भी वैसे ही बैठी थी, आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। अनंत इधर उधर देखते हुए गाड़ी चला रहा था। एकदम से उसकी नजर सामने मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ती है। आरजू को देखकर राहत मिल गई थी उसे, पर अगले ही पल उसका गुस्सा हावी हो जाता है उस पर। वो गाड़ी साइड में लगाता है और आरजू की तरफ बढ़ जाता है। आरजू अपना चेहरा नीचे करके बैठी हुई थी। अनंत बेहद गुस्से से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। अपने सामने अनंत को देखकर आरजू हैरान रह जाती है, पर अगले ही पल वो अनंत की गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर डर जाती है। क्या अनंत आरजू को अपने साथ वापस ले जाएगा? आखिर क्यों उसे आरजू से हमदर्दी होने लगी थी? जानने के लिए सुनते रहिए बेरहम इश्क, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आरजू झुकी निगाहों के साथ चुपचाप बैठी थी, उसकी उंगलियां खुद में उलझी हुई। तभी एक जोरदार झटके से अनंत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके पास आते ही जैसे हवा की सर्दी गर्म हो गई हो। आरजू का चेहरा एकदम उसके सीने के करीब था और उसकी सांसें अनंत की गर्म सांसों से टकराने लगी। वो चौंकी, उसकी आंखें फैली, मगर अगले ही पल अनंत की जलती आंखों ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। अनंत का स्वर सख्त और बेहद गहराई से भरा हुआ था। किसकी इजाजत से बाहर निकली तुम? उसकी आवाज इतनी भारी और कड़वी थी कि राह चलते लोग ठिठक गए। आरजू सहम गई, लेकिन फिर भी अपनी आवाज में कांपती हिम्मत समेटते हुए बोली, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अनंत का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपनी पकड़ कस दी और झुककर उसका चेहरा अपनी उंगलियों के बीच थाम लिया। उसका स्पर्श सख्त जरूर था, लेकिन उसमें एक ऐसा अधिकार छिपा था जो आरजू को बेचैन कर रहा था। अनंत ओबरॉय की दुनिया में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता और ना ही चाहता है, समझी? उसकी आवाज धीमी थी, मगर इतनी गूंजती हुई कि आरजू की सांसों का तालमेल बिगड़ने लगा। अब चुपचाप चलो। आरजू ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। नहीं जाऊंगी, जहाँ हर बार खुद को सही साबित करना पड़े वहाँ नहीं जाना मुझे। लोग अब दोनों को घूरने लगे थे। तभी एक आदमी बोला, मैडम कोई परेशानी है? अनंत की नजरें उस आदमी पर जैसे ही पड़ी वो घबरा कर पीछे हट गया। अगले ही पल अनंत ने आरजू का हाथ और कसकर थाम लिया। आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो मेरे साथ। आरजू फिर पीछे हटती है। क्या कर लेंगे आप? उसके सवाल ने जैसे अनंत के भीतर की सारी सीमाएं तोड़ दी। उसने बिना एक पल गवाए झटके से आरजू को अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी देह की धुली गर्मी अब आरजू के पूरे वजूद को छू रही थी। वो छटपटाई, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। मगर अनंत शांत था, उसकी चाल ठंडी और नजरें जमी हुई। सबके सामने वो उसे अपनी गाड़ी तक ले आया, दरवाजा खोला और आरजू को अंदर बैठा दिया, जैसे वो उसकी दुनिया का हिस्सा हो और उस पर उसका पूरा हक हो। फिर वो उसके बेहद करीब झुका और बोला, ना सुनना मुझे पसंद नहीं, अब एक शब्द नहीं बोलोगी। आरजू की सांसें उखड़ गई। डर और उत्तेजना का अजीब मिश्रण उसकी आंखों में तैर गया। वो सीट से थोड़ा पीछे खिसकती है, उसकी नजरें फिर झुक जाती हैं। अनंत पीछे हटता है, दरवाजा जोर से बंद करता है और दूसरी तरफ जाकर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। गाड़ी रफ्तार पकड़ती है और उनके बीच की गर्मी अब सन्नाटे में धीरे धीरे और गाढ़ी होने लगी थी। आरजू चुपचाप कार में बैठी थी, पूरी तरह से सिमटी हुई। उसकी आंखों में दर्द और उलझन साफ झलक रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था, कहाँ जाऊं? एक तरफ अनंत था जो उसे यहाँ से जाने नहीं दे रहा था और दूसरी तरफ साहिल था जो उसे यहाँ रहने नहीं देना चाहता था। इस फंसी हुई स्थिति से निकलने का रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के कोने में आंसू थे जो वो खिड़की की ओर मुंह करके छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें भर आई और आंसू खुद ब खुद गालों पर बहने लगे। गाड़ी में सन्नाटा था। रास्ते भर कोई एक शब्द भी नहीं बोला। थोड़ी देर में अनंत की गाड़ी उनके बंगले में दाखिल हो जाती है। साहिल सोफे पर बैठा हुआ था। अनंत घर के अंदर आता है और आरजू भी उसके पीछे पीछे। साहिल की नजर जैसे ही आरजू पर पड़ी, गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा। फिर उठा लाया इसे? वो तीखी आवाज में कहता है। अनंत गुस्से से जवाब देता है, ये यहीं रहेगी, ये बात फाइनल है। साहिल एक एक शब्द चबाते हुए आरजू से कहता है, कैसी बेशर्म लड़की हो तुम जो मुंह उठाकर यहाँ चली आई। आरजू का दिल एक गहरे दर्द से भर जाता है, लेकिन वो चुपचाप आंसू छिपाने की कोशिश करती है। अनंत फिर गुस्से से कहता है, चिल्ला मत। साहिल गुस्से से कहता है, तुम इस अजनबी पर भरोसा करते हो और मुझ पर नहीं। फिर वो आरजू की तरफ देखकर कहता है, अगर तुमने इसे एक भी तकलीफ दी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। तभी अनंत आरजू से कहता है, कमरे में जाओ। आरजू चुपचाप कमरे में चली जाती है। उसकी जिंदगी अब सिर्फ एक कठपुतली की तरह हो गई थी। साहिल गुस्से से भरा अनंत को घूरते हुए अपने कमरे में चला जाता है। नहीं, एक लड़की हम दोनों दोस्तों के बीच नहीं आ सकती, वो सोचता है और फिर फोन निकाल कर किसी अपने आदमी से आरजू की सारी डिटेल्स निकालने के लिए कहता है। कमरे में आरजू घुटनों में सिर देकर रो रही थी। अनंत धीरे से सोफे पर बैठते हुए एक सिगरेट सुलगा कर कहता है, कमजोरी की निशानी होती है ये आंसू। आरजू मासूमियत से सिर उठाती है और कहती है, अब क्या मैं रो भी नहीं सकती? वो फिर कहती है, एक आप हो जो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे और एक वो है आपके भाई जो मुझे यहाँ रखना नहीं चाहते। इससे अच्छा तो आप मुझे मेरे गाँव वापस भेज देते। अनंत की चुप्पी उसकी बातों का कोई असर नहीं दिखाती। आरजू फिर कहती है, अब क्या मैं रो लूं? अनंत सिगरेट के कश भरते हुए कहता है, जितना रोना है रो लो, लेकिन मेरे सामने नहीं। उठो और सामने वाले कमरे में जाओ, वो तुम्हारा कमरा है। आरजू रोते हुए कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर गिरकर सो जाती है। इधर साहिल भी आरजू की जांच पड़ताल में जुट गया था। रात हो जाती है। आरजू पूरी रात सोती रहती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे शरीर में दर्द का एहसास होता है। शायद नींद के इंजेक्शन का असर था। वो सोचती है कि नहाना चाहिए तो अच्छा लगेगा, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास कपड़े नहीं है। वो एक गहरी सांस लेकर अनंत के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अनंत दरवाजा खोलता है और आरजू से कहता है, बोलो। आरजू थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, ओ मुझे नहाना है, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं है। अनंत थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, तो गाड़ी में क्यों नहीं बोली? आरजू नजरें नीचे करते हुए कहती है, आपने ही तो मना किया था, फिर मैं कैसे बोलती? कुछ पल की चुप्पी के बाद अनंत अपनी अलमारी से एक जोड़ी कपड़े निकालता है और उसे आरजू के हाथों में थमा देता है। नहाने के बाद बिना नखरे किए नीचे आ जाना, पर मुझे ना सुनने की आदत नहीं है।
आरजू कपड़े लेकर अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद अनंत और साहिल खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अनंत की नजर अचानक आरजू पर जाती है, जो उसके सफेद शर्ट और काले ट्राउजर में गीले बालों के साथ बेमैच सा लग रहा था। उसकी त्वचा का रंग, चेहरे पर शर्म और घबराहट के मिले जुले भाव उसे एक अलग ही तरीके से महसूस होते हैं। वो पहली बार किसी लड़की को इतनी ध्यान से देख रहा था। साहिल की नजर भी उस पर पड़ती है, लेकिन गुस्से से वो कुछ नहीं कहता। आरजू अपनी नजरों को झुकाए अनंत के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। साहिल फोन में व्यस्त हो जाता है। अनंत फिर से पूछता है, तुम्हारे चाचा चाची कहाँ रहते हैं? आरजू थोड़ी झिझकते हुए कहती है, जी पता नहीं। साहिल तमतमाते हुए कहता है, कमाल है, तुम्हें अपने चाचा का घर नहीं पता? आरजू हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, जब वो मुझे गांव से लाए थे तो अपने घर नहीं लेकर गए थे, किसी बंद पड़े घर में रखा था, ज्यादातर नींद के इंजेक्शंस। साहिल ने फिर पूछा, नाम तो पता होगा या वो भी नहीं पता? आरजू कुछ बोलती उससे पहले ही साहिल का फोन बज जाता है। अनंत की नजरें आरजू से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और ये बात आरजू भी महसूस कर रही थी। अंदर ही अंदर उसको बहुत घबराहट हो रही थी। वो एक नजर उठाकर अनंत की तरफ देखती है, दोनों की नजरें टकराती हैं। आरजू तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लेती है। तभी नौकर खाना लेकर आता है। साहिल अभी भी फोन पर बात कर रहा था। अनंत खाना खाने लगता है। वो आरजू की तरफ देखता है, जो बस खाने को घूर रही थी, खा नहीं रही थी। अनंत कहता है, तुम्हारे घूरने से ये खाना अपने आप तुम्हारे मुंह में नहीं चला जाएगा, खाओ। वो गुस्से से बोलता है। आरजू कांपते हाथों से एक निवाला तोड़कर खाने वाली होती है कि तभी साहिल उससे पूछता है, तुम वहां से भागी कैसे? आरजू वो निवाला वापस प्लेट में रखते हुए जवाब देती है, जब वो लोग मुझे दोबारा नींद का इंजेक्शन देने आए तो मैं जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करने लगी, पर मुझे नहीं पता था कि इस बार वो मेरे साथ जबरदस्ती। अनंत के हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। आरजू की बात पूरी होने से पहले ही वो बोलता है, बस बहुत हुआ, एक लफ्ज नहीं, खाना खाओ चुपचाप। साहिल हैरानी से अनंत की तरफ देखता है, लेकिन अनंत उस पर कोई ध्यान ना देकर अपना खाना खाने लगता है। आरजू भी जल्दी से एक निवाला खाती है, पर जैसे ही वो खाना खाती है, तीखे के मारे हालत खराब हो जाती है उसकी। उसको तीखे खाने से एलर्जी थी, पर इस वक्त उसे अपने सामने बैठा अनंत दिखाई दे रहा था, जो कि आरजू को किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। बड़ी मुश्किल से वो दूसरा निवाला खाती है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हिचकियां बंद गई थी उसकी। चेहरा पूरा लाल हो गया था। अनंत और साहिल दोनों की नजर उस पर पड़ती है। अनंत एकदम से उठकर उसके पास जाकर उसकी पीठ सहलाने लगता है। आरजू जल्दी से पूरा जग पानी का पी जाती है, पर उसे आराम नहीं होता। अनंत उसकी पीठ सहलाते हुए पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? साहिल को आरजू पर गुस्सा आ रहा था। मन में कहता है, क्या नौटंकी लगा रखी है। वो अपना खाना उठाता है और कमरे में चला जाता है। आरजू कुर्सी पर से खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसकी आंखों में से अब भी पानी निकल रहा था और आंखें लाल भी हो गई थी। अनंत नौकर को आवाज लगाते हुए बोलता है, मीठा लेकर आओ जल्दी। नौकर जल्दी से गुड़ लेकर आता है। अनंत जल्दी से आरजू को गुड़ खिलाता है। कुछ देर बाद आरजू ठीक महसूस करती है। अनंत उस पर गरजते हुए कहता है, पागल हो तुम, बोल नहीं सकती थी खाना तीखा है? आरजू बेहद मासूमियत से बोलती है, आपने ही तो कुछ भी बोलने से मना किया था। फिर रोते हुए, एक तो इतना तीखा खाना है, ऊपर से आपने डांट कर खिला दिया, ऊपर से आप कुछ बोलने भी नहीं देते, ऊपर से आप भी मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। वो रोते हुए बोलती है, फिर एकदम से अपने आंसू साफ करके कहती है, ऊपर से आप रोने भी नहीं देते। हाँ नहीं तो। ये कहकर आरजू ऊपर अपने कमरे में जाने लगती है। अनंत अपने दोनों हाथ बांधे बस आरजू को ही देख रहा था। वो नजरों से उसका पीछा करता है और फिर उसके पीछे जाता है। क्या आरजू को लेकर साहिल का शक सच था? और क्या अनंत का दिल धीरे धीरे आरजू के लिए पिघलने लगा था? जाने के लिए सुनिए सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आरजू जल्दी से अपनी आंखें साफ करते हुए, ऊपर से आप रोने भी नहीं देते, हाँ नहीं तो। ये कहकर वो जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। अनंत नजरों से उसका पीछा करता है और फिर वो भी उसके पीछे जाता है। आरजू जैसे ही अपने कमरे के अंदर जाने लगती है, पीछे से अनंत आकर उसको बाजू से पकड़कर अपने बेहद करीब करते हुए कहता है, ये जितनी बकवास तुम करके आई हो ना, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुंह उतना ही खोलो जितनी जरूरत है, समझी तुम? ये कहकर वो एक झटके से आरजू को छोड़ देता है और अपने कमरे में जाकर जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। आरजू अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करते हुए, लो जी, अब तो मेरे बोलने पर भी मनाही है। इनका नाम अनंत ओबरॉय नहीं, राक्षस ओबरॉय होना चाहिए था। ये सोचते सोचते वो लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर उसे जोरों की भूख लगी थी, क्योंकि पूरा दिन ही उसने कुछ खाया नहीं था और वो पूरा दिन सोई भी थी, इसलिए अब भूखे पेट तो उसे नींद आने से रही। दूसरी तरफ साहिल अपने खबरी को फोन करता है, हेलो, कुछ पता चला? भाई वो मैंने पुलिस का सारा रिकॉर्ड छान मारा है, आरजू नाम की कोई भी पुलिस वाली नहीं है। साहिल कहता है, हो सकता है उसने नाम बदला हो। लगता नहीं भाई, आपने जो फोटो भेजी थी वो भी सर्च की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। फिर भी मैं अभी भी और तलाश कर रहा हूँ। साहिल आगे कहता है, जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत फोन करना। फिर साहिल अपने मन में कहता है, कुछ तो ऐसा होगा मिस आरजू। दूसरी तरफ आरजू की भूख बढ़ती जा रही थी। वो उठती है और धीरे से अपना गेट खोलकर देखती है। अनंत का दरवाजा बंद देख वो राहत की सांस लेती है और दबे पैर नीचे किचन में चली जाती है। ठीक उसी वक्त अनंत भी अपने कमरे से बाहर निकलता है और साहिल अपने कमरे से। आरजू नीचे आती है, तभी लाइट्स बंद थी। फिर भी वो किचन में जाकर धीरे से फ्रिज खोलती है। फ्रिज में शराब, बियर, इसके अलावा कुछ नहीं था। आरजू बुदबुदाते हुए, ये लोग पीने के अलावा और कुछ खाते नहीं है क्या? नाम तो ऐसे लेते हैं अपना कि बस, और घर में कुछ ढंग का खाने को है नहीं। वो फ्रिज को वैसे ही खुला छोड़ स्लैब पर रखा हॉटपॉट चेक करती है, जिसमें एक रोटी रखी हुई थी और पास ही अचार रखा हुआ था। आरजू कहती है, चलो शुक्र है कुछ तो खाने को मिला। साहिल को किचन में से कुछ आवाजें आती हैं। वो उस तरफ बढ़ जाता है। आरजू जल्दी से खाने लगती है। वो इतनी जल्दी खा रही थी कि उसे हिचकी आने लगी थी। तभी उसके सामने कोई पानी का गिलास करते हुए बोला, पानी। आरजू पानी लेते हुए, जैसे ही उसकी नजर सामने खड़े अनंत पर पड़ती है तो खाना अटक जाता है। उसे थोड़ी खांसी आ जाती है। अनंत पानी का गिलास उसके होठों से लगा देता है। बाहर खड़ा साहिल दोनों को देख रहा था। अनंत कहता है, ये चोरों की तरह खाने का मतलब? आरजू कहती है, भूख लगी थी बहुत। अनंत, क्या बकवास कर रही थी तुम? ये नाम इतना बड़ा है और घर में खाने को कुछ नहीं? आरजू मासूमियत से कहती है,
आपने सुन लिया? अनंत कहता है। इतनी जोर से बोलोगी तो कोई भी सुन लेगा। फिर अनंत अपने हाथ से उसका चेहरा दूसरी तरफ घुमाता है। वो सामने रखा है दूसरा फ्रिज, समझ गई ना? आरजू सिर हिलाकर हाँ में इशारा करती है। अनंत जाओ और जो खाना है खा लो। आरजू कहती है नहीं, अब भूख नहीं है, पेट भर गया। अनंत आगे कहता है अचार और रोटी से? आरजू फिर कहती है हाँ, आदत है मुझे इसे अचार से खाने की। अनंत आगे कहता है हो गई ना पेट पूजा, अब अपने कमरे में जाओ। आरजू एक नजर अनंत को ऊपर से लेकर नीचे तक देखकर कहती है आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? पीछे से साहिल कहता है ये जा रहा है बाहर ये देखने कि आज भी इसे कोई अपला बेसहारा लड़की मिल जाए। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। अनंत गुस्से से आरजू को देखता है, फिर एक एक कदम बढ़ाता हुआ उसके पास जाता है। आरजू एक एक कदम पीछे होती है और पीछे होते होते दीवार से लग जाती है। अनंत उसके बेहद करीब जाकर कहता है ये जानने वाली तुम होती कौन हो? मैं कहाँ जाता हूँ, कब जाता हूँ, क्या करता हूँ, तुमसे मतलब? आरजू के डर के मारे होठ कपकपा रहे थे, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। अनंत और भी ज्यादा गुस्से से बोलता है बोला था ना तुम्हें, जितनी जरूरत हो उतना ही मुंह खोलना। फिर आरजू के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहता है क्या मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा? आरजू कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी, जो अनंत भी देख पा रहा था। अनंत अपना एक हाथ आरजू की कमर पर रखकर अपने और भी करीब करता है। आरजू और भी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर अनंत के सामने कुछ भी बोलने की हिम्मत उसकी नहीं थी। अनंत उसकी कमर पर अपना कसाव बढ़ाता है। आरजू बड़ी हिम्मत करके कहती है छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। अनंत कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से आकर उसका आदमी भाई वो अनंत अपनी जलती निगाहें उस पर डालता है। वो आदमी कहता है सॉरी भाई, वो कहकर पीछे हो जाता है। अनंत एक नजर आरजू को देखता है जिसने अभी भी कसकर आंखें बंद की हुई थी। वो एक झटके से आरजू को छोड़कर बाहर चला जाता है। आरजू जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। साहिल अपने कमरे में जाकर अपनी उंगलियों को अपने बालों में फंसाकर इस लड़की की बातें, मुझे आदत है ऐसे अचार से खाने की, मुझे किसी की याद दिलाती है। इस लड़की का चेहरा मुझे मेरी स्नेहा की याद दिलाता है, ना मिलता है इसका चेहरा मेरी स्नेहा से। साहिल कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। मन में कहता है पता नहीं मेरी स्नेहा कैसी होगी, पता नहीं उसे अपना ये पागल दोस्त याद भी होगा या नहीं। अब तक तो शादी भी हो गई होगी उसकी, खुश होगी वो, मुझे याद करती होगी या नहीं। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि मैं वो साहिल नहीं रहा, कि कैसे दलदल में फंस गया हूँ जिससे मैं चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकता। चलो वो जहाँ भी रहे बस खुश रहे। अनंत बाहर गार्डन में था और उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसके सामने एक आदमी गिड़गिड़ा रहा था जिसे अनंत के आदमियों ने पकड़ रखा था। आरजू को नींद नहीं आ रही थी, वो उठकर कमरे की खिड़की पर जाती है और नीचे गार्डन का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। अनंत बोलता है तो तू भी उस गद्दार का साथ दे रहा था? वो आदमी कहता है भाई सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, एक मौका दे दो, अगली बार ऐसी गलती। अनंत बीच में ही उसके बाल पकड़कर कहता है दूसरा मौका नहीं देता अनंत ओबरॉय। ऊपर खड़ी आरजू उसकी बातें नहीं सुन पा रही थी, पर इस वक्त उसे अनंत से बहुत डर लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वो आदमी और भी ज्यादा गिड़गिड़ाते हुए कहता है भाई मेरे बीवी बच्चे, उनका क्या होगा? अनंत कहता है ये तो शादी करने से पहले सोचना था या फिर गद्दारी करने से पहले। इतना बोलते ही अनंत अपनी पीठ में छिपा छुरा निकालता है और उस आदमी का गला काट देता है। उसके खून की छींटें अनंत के चेहरे पर और कपड़ों पर भी गिरती है। ये सब देखकर आरजू का दिल दहल जाता है। उसकी चीख ना निकल जाए इसलिए वो कसकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और एकदम से खिड़की से पीछे हो जाती है। उसका पूरा शरीर पसीने से भर गया था। वो जल्दी से चादर लेकर लेट जाती है। उसे लग रहा था कि अनंत अब यहीं आ जाएगा, नीचे गार्डन में। उठाकर बाहर फेंक दो इसकी लाश को और कल सुबह इसकी बीवी बच्चे मुझे मेरे सामने चाहिए। गुस्से से गरजता हुआ अनंत वापस अपने कमरे में चला जाता है और शराब की बोतल उठाकर अपने होठों से लगा देता है। रात बीत जाती है। अगली सुबह घर में हो रही चहल पहल से आरजू की नींद खुलती है। वो उठती है तो एक बार फिर रात की घटना उसके दिमाग में घूम जाती है। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। वो और भी डर जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है उसकी। गेट फिर नॉक होता है। बड़ी मुश्किल से वो उठती है और गेट खोलती है। बाहर अनंत अपने दोनों हाथ बांधे खड़ा था। कितना सोती हो तुम? आरजू कांपते होठों से कहती है आप। अनंत कहता है चलो मेरे साथ। आरजू 2 कदम पीछे होते हुए कहती है कहाँ, क्यों? मैं नहीं जाऊंगी। अनंत उसके कमरे में आता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। आरजू की डर के मारे हालत खराब हो गई थी। आरजू पीछे होते हुए अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपाकर नहीं नहीं मेरे पास मत आना, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ मत करना। पीछे होते होते वो दीवार से लग जाती है। अनंत उसके करीब जाकर उसके चेहरे से उसका हाथ हटाता है। आरजू ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अनंत अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल पास ले जाता है। इतना करीब कि आरजू को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अनंत कहता है तुमने देखा, कल रात तुमने सब देखा, देखा ना? 4 आंखें हैं अनंत ओबरॉय की, हर तरफ नजर रखता हूँ मैं। आरजू एकदम से अपनी आंखें खोलकर अनंत की तरफ देखती है, फिर अगले ही पल अपनी नजरें झुका लेती है। अनंत आगे कहता है अनंत उसका चेहरा ऊपर करके आगे कहता है देखा ना तुमने? आरजू जल्दी से सर हिलाकर हाँ का इशारा करती है, फिर घबराते हुए कहती है पर मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। बहुत मासूमियत से वो बोलती है। अनंत उसकी मासूमियत पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। एक पल के लिए आरजू खो जाती है उसकी मुस्कान में। अनंत कहता है रिलैक्स, आदत डालो ये सब देखने की, क्योंकि अब तुम्हें यहीं रहना है और यहाँ ये खून खराबा रोज होता है। फिर आरजू का हाथ पकड़कर कहता है चलो मेरे साथ। आरजू बहुत घबरा रही थी, ना वो अनंत को मना कर सकती थी, ना चाहते हुए भी वो उसके साथ जाती है। अनंत उसे नीचे लेकर आता है जहाँ नए नए कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। आरजू आंखें बड़ी करके चारों तरफ देख रही थी। अनंत एक तरफ सोफे पर बैठते हुए कहता है पसंद करो अपने लिए जो चाहिए, जैसा चाहिए। इतने में उसका आदमी उसके पास आकर कहता है भाई वो नरेश की बीवी और बच्चे। तभी एक औरत और उसकी 5 साल की बच्ची अंदर आते हैं जो शायद बहुत घबरा रहे थे। अनंत सिगरेट अपने होठों पर रखते हुए कहता है मुझे जानती हो? वो औरत कहती है नहीं साहब। अनंत कहता है मैं खूनी हूँ, खून किया है मैंने तुम्हारे पति का। ये सुनते ही आरजू हैरानी से अनंत की तरफ देखती है। अनंत आगे कहता है गद्दारी कर रहा था वो हमारे साथ, सजा तो उसको मिलनी थी। वो औरत कहती है ये तो आपने बहुत अच्छा किया साहब, रोज दारू पीकर मुझे और मेरी बच्ची को मारता था, खाने तक को नहीं देता था कुछ भी।
ऐसे आदमी का तो मर जाना ही अच्छा है, कम से कम हम दोनों चैन से तो रहेंगे। वैसे भी मैंने आपको कभी देखा नहीं, पर आपके बारे में सुना है कि आप गरीबों की बहुत मदद करते हैं, बुरे हो तो बस बुरे लोगों के लिए। भगवान आपको हर खुशी दे साहब जी। अनंत फिर कहता है, देखो तुम्हारी और इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी अब मेरी है, तुम चिंता मत करो। फिर अपने एक आदमी को बुलाकर कहता है, इन्हें शांतिवन ले जाओ। वो औरत अनंत को ढेरों दुआएं देकर चली जाती है। आरजू मन ही मन कहती है, क्या है ये, एक तरफ तो राक्षस और एक तरफ देवता। अनंत आरजू की तरफ देखकर उससे कहता है, अभी तक तुमने कुछ पसंद नहीं किया। आरजू जो अनंत की तरफ देख रही थी वो एकदम से हड़बड़ा जाती है और जल्दी जल्दी कुछ भी उठाने लगती है। अनंत उसकी सभी हरकतें नोटिस कर रहा था। वो एकदम से उठता है और आरजू का हाथ पकड़कर कहता है, ये क्या कर रही हो, घबरा क्यों रही हो इतना। आरजू कहती है, नहीं नहीं तो वो इतने सारे कपड़े हैं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। उसे नहीं पता था कि वो घबराहट में क्या बोल रही है। अनंत एक नौकर को आवाज लगाता है, ये सारे कपड़े आरजू के कमरे में रख कर आओ। आरजू हैरानी से कहती है, इतने सारे। अनंत उसकी तरफ देख कर कहता है, आवाज उतनी जितना जरूरत हो। ये कहकर अनंत घर से बाहर चला जाता है। आरजू भी अपने कमरे में चली जाती है। उसके पूरे कमरे में कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। बाप रे, इतने सारे कपड़े, ये तो मुझे कभी यहाँ से जाने ही नहीं देगा। इसके बाद वो सारे कपड़ों को अच्छे से अलमारी में रखती है और फिर नहाने चली जाती है। अनंत अभी तक वापस नहीं आया था, पर साहिल घर में ही था। आरजू नहाने के बाद डरते डरते नीचे आती है। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर रही थी। साहिल का कमरा नीचे था, वो भी अपने कमरे से बाहर आ रहा था। आरजू अपना दुपट्टा संभालते हुए सीढ़ियां उतर रही थी और नीचे जाकर सीधा टकरा जाती है साहिल से। आरजू कहती है, सॉरी सॉरी। साहिल बेहद गुस्से में कहता है, अंधी हो, देख कर नहीं चल सकती। आरजू अपनी नजरें नीचे कर लेती है। साहिल उसे घूरता हुआ बाहर जाने लगता है। तभी उसके कान में नौकर की आवाज पड़ती है, मैडम जी कुछ चाहिए आपको। आरजू कुछ बोलती उससे पहले ही साहिल उसके पास आकर बेहद गुस्से से कहता है, कहीं की महारानी नहीं है ये जो तुम इसके आगे पीछे घूम रहे हो, जो चाहिए होगा खुद बना लेगी। वैसे भी तुम्हारा खाना इसे बहुत तीखा लगता है ना। साहिल गुस्से से कहता है, कहीं की महारानी नहीं है ये जो चाहिए होगा खुद बना लेगी। वैसे भी तुम्हारा खाना इसे तीखा लगता है ना। ये कहकर वो आरजू को बाजू से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, तुम यहाँ जिस मकसद से आई हो ना, उससे मैं पूरा नहीं होने दूंगा। उसने आरजू की बाजू को बहुत जोर से पकड़ा था, जिससे आरजू को बहुत दर्द हो रहा था। वो अपनी बाजू को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है, आपको हमेशा ऐसे क्यों लगता है, आप मुझे हमेशा गलत क्यों समझते हैं। साहिल उसकी बाजू को और भी कसते हुए कहता है, क्योंकि तुम गलत ही हो, समझी तुम। ये कहकर वो आरजू को एक झटके से छोड़ देता है, जिससे वो संभल नहीं पाती और गिर जाती है। उसका सर सीढ़ी से टकरा जाता है, जिससे उसके माथे से हल्का हल्का खून आने लगता है। पर साहिल तो जैसे पत्थर हो गया था। वो गुस्से से बाहर चला जाता है। पास खड़ा नौकर आरजू को उठाते हुए कहता है, आप ठीक है ना मैडम। आरजू उठते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ भैया। फिर थोड़ा रुककर कहती है, मैं आपको भैया बोल सकती हूँ ना। राजू नौकर उससे कहता है, बिल्कुल बोल सकती हो। आरजू मुस्कुरा देती है, राजू कमाल है, इतने दर्द में भी आप मुस्कुरा रही हैं। आरजू कहती है, आप नहीं तुम। फिर मन में कहती है, दर्द में रहकर ही मुस्कुराना सीखा है मैंने। उसका दिल भर आता है, लेकिन वो खुद पर काबू पाते हुए कहती है, चलिए भैया आज मैं आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ। दोनों किचन में चले जाते हैं। आरजू चाय बनाने लगती है और राजू नाश्ते की तैयारी देखने लगता है। आरजू फिर उससे कहती है, कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पर भैया। राजू कहता है, मुझे तो बहुत टाइम हो गया यहाँ पर, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। काम की तलाश में मारा मारा फिर रहा था और भूख सर पर नाच रही थी। एक होटल से रोटी चुराते हुए अनंत भाई ने देख लिया मुझे, बस फिर वो मुझे यहाँ ले आए। अनंत भाई ने तो मुझे पढ़ने के लिए भी बोला, पर साला इस दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं। उसकी बात पर आरजू खिलखिलाकर हंस देती है। आरजू उससे कहती है, आपको उनसे डर नहीं लगता। राजू कहता है, किससे, अनंत भाई से। नहीं तो, वो बहुत अच्छे हैं, तुम अभी अभी आई हो ना, धीरे धीरे पता चल जाएगा। तभी अनंत वापस आता है। आरजू 2 कप में चाय डालकर एक कप राजू को देते हुए कहती है, लीजिए भैया। राजू चाय का कप उठाकर चाय पीने लगता है। आरजू भी वहीं खड़ी होकर चाय पीने लगती है। राजू, अरे वाह, आपने तो बहुत टेस्टी चाय बनाई है भाई, आज से मेरी चाय तुम ही बनाओगी। उसकी बात पर आरजू एक बार फिर खिलखिलाकर हंसने लगती है। अनंत के कानों में उसके हंसने की आवाज पड़ती है। उसके कदम किचन की तरफ बढ़ जाते हैं। आरजू चाय पीते पीते कप एक तरफ रखकर सब्जी काटने लगती है। राजू उससे कहता है, अरे ये क्या कर रही हो, रहने दो तुम, मैं कर लूंगा। आरजू कुछ बोलती उससे पहले ही अनंत की रौबदार आवाज उसके कानों में पड़ती है, क्या हो रहा है यहाँ। उसकी आवाज से आरजू एकदम से सहम जाती है और गलती से सब्जी की जगह अपनी उंगली कट कर लेती है। आह! उसकी पूरी उंगली खून से भर जाती है। अनंत जल्दी से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर पानी चालू कर उसके नीचे करते हुए कहता है, पागल हो तुम, ऐसे कौन काम करता है, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। आरजू उसकी तरफ देख रही थी। अनंत के चेहरे पर उसके लिए परेशानी साफ नजर आ रही थी। अपने लिए अनंत की फिक्र देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। अनंत की नजर जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ती है, वो तुरंत अपनी नजरें नीचे कर लेती है और नजरें नीचे करके कहती है, वो आपकी आवाज एकदम से, मैं डर गई थी। फिर अपना हाथ अनंत के हाथ से खींचते हुए कहती है, अब ठीक है। अनंत का ध्यान उसके माथे पर लगी चोट पर जाता है। वो अपनी गहरी नजरें आरजू के चेहरे पर टिकाते हुए कहता है, ये माथे पर चोट कैसे लगी। आरजू उससे कहती है, वो सीढ़ियों से गिर गई थी। अनंत एक तरफ हटते हुए उससे आगे कहता है, एक ही दिन में कितनी चोटें खाओगी तुम। फिर उसका ध्यान स्लैब पर रखे चाय के कप पर जाता है, जिसमें आधी कप चाय अभी भी थी। वो कप उठाकर चाय पीने लगता है। आरजू एकदम से कहती है, उसे मत पीजिए, मेरी झूठी है वो। अनंत एक नजर उसकी तरफ देखता है। आरजू एकदम से चुप हो जाती है। अनंत उसकी तरफ देखते देखते चाय का कप अपने होठों से लगा लेता है। आरजू हैरानी से उसे देखती रहती है। चाय खत्म करने के बाद अनंत कहता है, 2 कप चाय लेकर मेरे कमरे में आओ जल्दी। वो आरजू की तरफ देखकर बोलता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाते ही आरजू राहत की सांस लेती है। फिर मन में कहती है, 2 कप चाय, एक साथ 2 कप चाय पियेंगे। राजू जो अंधा बहरा होकर अपना काम कर रहा था, तुमने भाई से झूठ क्यों बोला कि ये चोट तुम्हें सीढ़ियों से गिरकर लगी। आरजू चाय बनाते हुए कहती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दोनों भाइयों के बीच। राजू उससे कहता है, वो बात तो ठीक है, पर अनंत भाई को झूठ से सख्त नफरत है। आरजू कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। फिर चाय के 2 कप ट्रे में रखकर अनंत के कमरे की तरफ बढ़ जाती है।
उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अनंत के कमरे में जाना मतलब शेर की गुफा में जाना। आरजू उसके कमरे के पास पहुंच जाती है। उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर जाती है तो अनंत नहाकर बाहर आ रहा था। उसकी जान में जान आती है। वो अंदर जाती है तो अनंत को वहां ना पाकर उसकी जान में जान आती है। वो चाय के कप टेबल पर रख देती है। उसकी नजर बिखरे हुए कमरे पर जाती है। कहीं अनंत के कपड़े बिखरे पड़े थे तो कहीं जूते। बिस्तर से चादर खिसक कर भी नीचे लटक रही थी। वो एक एक करके सारा सामान सही ढंग से रखने लगती है। तभी अनंत वॉशरूम से नहाकर निकलता है। उसने सिर्फ टॉवल लपेट रखी थी। आरजू की नजर उस पर नहीं जाती, पर अनंत की नजरें ठहर जाती है उस पर। आसमानी कलर का सूट, बालों को ऐसे ही इकट्ठा करके जूड़ा बांध रखा था जिससे उसके गालों को बालों की एक लट छू रही थी। अपना दुपट्टा संभाले वो बिस्तर ठीक कर रही थी। अनंत के लिए नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। अगले ही पल वो अपने गीले बालों को अपने हाथ से झाड़ते हुए आगे आता है। आरजू उसकी तरफ देखती है, फिर अगले ही पल उसको टॉवल में देखकर तुरंत चेहरा घुमा लेती है अपना। दिल धड़क उठता है उसका। वो जल्दी से कमरे से बाहर जाने लगती है। अनंत उसे ही देख रहा था। वो एकदम से आरजू का हाथ पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से दरवाजा बंद कर देता है। आरजू कांपती आवाज में कहती है, ये आप क्या? अनंत अपना हाथ उसकी कमर पर रख देता है और आरजू को बिल्कुल अपने करीब करते हुए कहता है, मैंने बोला तुम्हें जाने के लिए। आरजू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। होंठ कांप रहे थे। अनंत उसके बेहद करीब था। अभी तक उसने कपड़े भी नहीं पहने थे, बस टॉवल ही लपेट रखा था। अनंत के शरीर से आती भीनी खुशबू आरजू को बेचैन कर रही थी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अनंत अपना दूसरा हाथ भी उसकी कमर पर कसते हुए कहता है, मैंने बोला तुम्हें जाने के लिए। ये कहकर वो आरजू को और भी करीब करता है। आरजू के दोनों हाथ उसके सीने पर चले जाते हैं। वो दोनों इतना करीब थे कि अगर आरजू बीच में अपने हाथ ना रखती तो वो उसके सीने से लग जाती। आरजू की नजरें झुकी हुई थी। अनंत उससे कहता है, क्या कर रही थी तुम? मेरी चीजों को किससे पूछकर हाथ लगाया तुमने? आरजू नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है और मासूमियत से कहती है, अगली बार नहीं लगाऊंगी, आपसे बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी। अनंत हर बार उसकी मासूमियत में खो जाता था। आरजू अपनी नजरें झुकाते हुए कहती है, छोड़ दीजिए ना। पर अनंत उसे नहीं छोड़ता, बल्कि उसे और करीब करते हुए कहता है, और ना छोड़ूं तो? आरजू अपनी नजरें नीचे कर लेती है। अनंत धीरे से उसे छोड़ते हुए कहता है, यहाँ से हिलना मत। ये कहकर वो अलमारी में से एक मेडिकल किट निकाल कर लेकर आता है। फिर उसमें से डेटॉल निकालकर उसे कॉटन पर लगाकर आरजू के माथे पर लगी चोट को साफ करने लगता है। आरजू को बहुत जलन होती है। उसका हाथ अनंत के कंधों पर कस जाता है। अनंत उसका चेहरा देखता है, फिर अपने होठों को गोल करके धीरे धीरे उसकी चोट पर फूंक मारने लगता है, जो कि आरजू को बहुत सुकून दे रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनंत उसकी चोट साफ करके उस पर बैंडेज लगा देता है। आरजू एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोलती और अनंत एक पल के लिए भी उसके चेहरे से नजरें नहीं हटाता। उसके माथे पर बैंडेज लगाने के बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और जिस हाथ पर चाकू से कट लगा था उस हाथ की उंगली पर भी बैंडेज लगा देता है और फिर बहुत आराम से उससे पीछे हो जाता है और आईने के सामने जाकर अपनी शर्ट पहनने लगता है। आरजू अब भी अनंत के एहसास में खोई वहीं खड़ी थी। वो बहुत आराम से कहती है, सुनिए। अनंत शीशे में से उसे देखते हुए कहता है, बोलो। आरजू कहती है, वो चाय ठंडी हो गई, दूसरी बना लाऊं? अनंत उसकी तरफ देखकर कहता है, दूसरी बना दो, मैं नाश्ते के लिए नीचे ही आ रहा हूँ। आरजू ट्रे उठाकर वापस चली जाती है। उसकी आंखों के सामने अनंत का चेहरा घूम रहा था। अनंत का वो अपने होठों को गोल करके फूंक मारना, अनंत के शरीर से आती वो भीनी भीनी खुशबू। आरजू का हाथ अपने आप माथे पर लगी चोट पर चला जाता है और उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। वो नीचे किचन में जाकर मुस्कुराते हुए चाय बनाने लगती है। कुछ देर में अनंत तैयार होकर नीचे आता है और नाश्ते की टेबल पर बैठ जाता है। राजू नाश्ता लाकर टेबल पर रख देता है। उसके पीछे आरजू चाय लेकर आती है और बिना कुछ बोले अनंत को नाश्ता परोसने लगती है। ठीक उसी वक्त साहिल वापस आता है और आरजू की तरफ बिना ध्यान दिए वो भी नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। आरजू उसे भी परोसने लगती है, लेकिन साहिल बीच में ही उसे रोकते हुए कहता है, खुद ले सकता हूँ मैं। अनंत नाश्ता करने लगता है। साहिल भी एक घूंट चाय पीकर, अरे वाह राजू, आज तो तूने बहुत अच्छी चाय बनाई है। राजू कहता है, आज चाय मैंने नहीं बनाई। वो आरजू की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसने बनाई है। साहिल आरजू की तरफ देखता है, फिर चाय पीते हुए कहता है, चलो दूसरों को बेवकूफ बनाने के अलावा भी कुछ बनाना आता है तुमको। आरजू की आंखों में नमी तैर जाती है। वो वापस अपने कमरे में जाने लगती है। अनंत गुस्से में कहता है, तुम क्या हवा खाकर अपना पेट भरती हो? चुपचाप बैठकर नाश्ता करो। आरजू उसकी तरफ बिना देखे कहती है, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो फिर से आगे बढ़ती है। अनंत फिर कहता है, तुमसे कहा मैंने जाने को? नहीं ना, यहाँ आओ और नाश्ता करो। आरजू बेबसी से उसके सामने आकर बैठ जाती है और बेमन से खाने लगती है। वो अपनी नजरें नहीं उठाती। अगर नजरें उठाती तो आंसू बह जाते उसके। उससे खाया नहीं जा रहा था और ये बात अनंत भी समझ रहा था और साहिल भी। जब आरजू अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती तो वो जल्दी से उठकर सीढ़ियां चढ़ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अनंत नजरों से उसका पीछा करता है। साहिल उसे देखकर कहता है, जा तू भी चला जा उसके पीछे। साला पता नहीं कहां से उठा लाया है इसे। ना आदमी चैन से खा सकता है ना पी सकता है। अनंत बस अपना नाश्ता करता रहता है। मन ही मन उसे आरजू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आरजू अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर जाती है। आंसू नहीं रुक रहे थे उसके। साहिल कहता है, आज सक्सेना से मिलने जाना है। अनंत वहां से खड़ा होते हुए कहता है, चल। दोनों फिर निकल जाते हैं। दिन बीत जाता है और रात होती है, पर अनंत और साहिल पूरा दिन घर नहीं आते। आरजू भी पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकलती और ना ही वो पूरा दिन कुछ खाती है। देर रात को अनंत घर आता है, पर साहिल उसके साथ नहीं था। अनंत सीढ़ियां चढ़ने लगता है। पीछे से राजू, आपके लिए खाना लाऊं भाई? अनंत बिना पीछे पलटे कहता है, आरजू ने खाया? राजू कहता है, नहीं भाई, वो तो सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। ये सुनते ही गुस्से से अनंत के हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं और वो आंखों से आग उगलता हुआ आरजू के कमरे की तरफ बढ़ जाता है।